बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतन बख्श। उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, हर वीक नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं और नया टॉपिक लाते हैं क्योंकि यहाँ पर बैठकर हमारी कोशिश होती है कि जो लोग अवेयर नहीं हो सकते तमाम चीज़ों से या नहीं हैं वो अवेयर, तो यहाँ बैठकर हम उनको अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकें और कोशिश करते हैं प्रोग्राम के अंदर उसका हल ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि अमूमन ऐसे मामलात हो जाते हैं ज़िंदगी के अंदर जिसको हम फेस तो कर रहे होते हैं लेकिन उसका सॉल्यूशन ढूंढने की तरफ जब जाते हैं तो काफ़ी देर हो चुकी होती है, या फिर अपनी कोताही या लापरवाही को हम इतनी तरजीह दे देते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल जो है वो दिन ब दिन उजागर होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में आवाम जो है मज़ीद परेशान हो जाती है क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता, पैनिकल सिचुएशन होती है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए, कैसे बाहर आएँ, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को वापस स्मूथ तरीके से चलाएँ। वो कहते हैं सेहत है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। अगर आप अपनी सेहत की हिफाजत नहीं कर सकते तो फिर आपको कोई भी चीज़ अपनी ज़िंदगी के अंदर अच्छी नहीं लगेगी। ऐसे ही आज टॉपिक में लेकर आई हूँ क्योंकि मैं हमेशा अपने प्रोग्राम के अंदर ये बात ज़रूर करती हूँ कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है, छोटी सी छोटी बीमारी क्यों ना हो, जैसे हम कहते हैं कि सर का दर्द हो रहा है या किसी बॉडी पेन हो रहा है या किसी भी बॉडी के फंक्शन के अंदर कोई डिस्टर्बेंस आपको महसूस हो रही है, तो आप कभी भी सेल्फ मेडिकेशन की तरफ ना जाए। क्योंकि अगर आप सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जाते हैं तो ये कहते हैं ना कि एक तुक्का है कि अगर आपका तुक्का लग गया तो फिर आप आगे निकल जाते हैं, फिर आप दोबारा उसमें और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि नहीं जो है सेल्फ मेडिकेशन इज़ बेस्ट देन आप किसी डॉक्टर को दिखा रहे हो। डॉक्टर किस लिए होता है? डॉक्टर आपकी मेडिकेशन, आपके जितने भी सिम्टम्स होते हैं उसको कैरी करने के लिए, उसको समझने के लिए, आपको समझने के लिए, आपकी कैफियत को समझने के लिए बैठा होता है कि आपके अंदर जो मसाइल हैं उसको दरियाफ्त किया जा सके और उसके बाद जो मेडिकेशन होगी वो आपकी सेहत के साथ जो है वो खिलवाड़ नहीं करेगी। जो हम सेल्फ मेडिकेशन ले रहे होते हैं उसमें अमूमन ये होता है कि हमें पता तो नहीं होता कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और अगर हमने खुदा ना खासा कोई गलत मेडिकेशन ले ली तो वो हमें किस हद तक नुकसान पहुंचा सकती है। तो आज प्रोग्राम का मौजू मेरा पूरा यही है कि हम सेल्फ मेडिकेशन के ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि डॉक्टर के पास जाना ही पसंद नहीं करते। वो कहते हैं नहीं, हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना, हम घर के अंदर बैठकर जो है वो अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं। और यूट्यूब का ज़माना है, लोग तरह तरह की जो है गूगल पर सर्चेस करते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं कि इस चीज़ की कौन सी दवाई है, इस चीज़ की कौन सी दवाई है। वो अताई डॉक्टरों के पास चले जाते हैं और अताई डॉक्टर भी उनको ऐसी मेडिसिन दे देते हैं जो कि उनको मज़ीद साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ ले जाती है। और अगर दूसरी जानिब हम बात करें तो मेडिकल स्टोर का इसमें बड़ा हाथ होता है, क्योंकि जब आप फार्मेसी के पास जाते हैं तो फार्मासिस्ट जो है वो आप उसको अपनी कैफियत बता देते हैं, भाई नज़ला हो रहा, जुकाम हो रहा, पेट में दर्द हो रहा, मोशंस हो रहे हैं, वो अपनी तरीके से आपको रिकमेंड करके दे देता है, अच्छा आप ये खा लें, ये बेहतर है, ये अच्छी है। इस तरीके से और ज़्यादा मसाइल जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं। तो आज यही टॉपिक हम प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम के अंदर जो गेस्ट मौजूद हैं वो डॉक्टर हसन औस साहब, वेलकम करूँगी प्रोग्राम के अंदर, जो कि मेडिकल ऑफिसर हैं। कैसे आप? अच्छा डॉक्टर हसन, अमूमन जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि बड़ा हम रुझान देख रहे हैं लोगों की तरफ। लोग समझते हैं कि हम सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जाएंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो हमारा खर्चा भी बचेगा। एक तो खर्चे का भी बड़ा वो आता है, और अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है या अगर कहीं फ्री में भी डॉक्टर कंसिडर कर रहा है किसी मरीज़ को, लेकिन वो तब भी जाना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि नहीं भाई, डॉक्टर के पास कौन जाए, कौन रुजू करवाए, कौन जाके बैठे लाइनों में लगे या बात करे, हम खुद ही सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जाते हैं और उससे हम ठीक हो जाएंगे। तो इस तरीके जो कॉन्सेप्ट दिमाग में जनरेट कर रहा होता है वो किस हद तक नुकसान देता है? थैंक यू सो मच फॉर ऑनरिंग मी एंड इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। आपने जो सवाल किया है, मैं जब इसके जवाब देना शुरू करूंगा और लोग उसको जब सुनेंगे तो फिर उनको समझ में आएगा कि ये कितना ख़तरनाक सिचुएशन हो सकती है उनके लिए। वो समझते हैं कि डॉक्टर के पास नहीं जा रहे क्योंकि हालात इतने, फाइनेंशियल क्राइसिस इतना चल रहा है मुल्क में कि लोग डॉक्टर्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जो चैरिटी क्लिनिक्स हो रहे होते हैं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, उधर थोड़ा रश होता है लेकिन वो वेट नहीं करना चाहते, उनको एक लग्जरी भी तो चाहिए ना। और पेशेंट एक बीमार होता है, पेशेंट ये चाहता है कि मैं वेट ना करूँ। तो ये तो जाहिर सी बात है कि फितरत है कि मैं बीमार हूँ तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं किसी का वेट करूँ, मुझे जल्द से जल्द देख लिया जाए। लेकिन सब बीमार उधर आए हुए होते हैं, रश होता है। लेकिन डॉक्टर को दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि जब मैं आपको कुछ बातें बताऊँगा तो समझ में आएगा कितनी ज़रूरत होती है गाइडेंस की। आपको जिगर में मसला है, आपको यरकान है, आपको जो है हेपेटाइटिस सी है, या आपको लिवर फेलियर है, या आपको हेपेटिक कार्सिनोमा है और मैं आपको पैनाडोल दे रहा हूँ, इट कैन कॉज एक्यूट लिवर फेलियर। आप पैनाडोल भी नहीं ले सकते क्योंकि वो लिवर इंजरी कराता है। अच्छा। जी,
LFTs डिरेंज करता है। पैनाडोल हम नॉर्मल डोजेज में जब दे रहे होते हैं 2 टैबलेट्स सुबह दोपहर शाम, मैक्सिमम डोज एडल्ट का जो है वो 3 ग्राम जाना चाहिए दिन में 24 घंटे में। इससे ज़्यादा भी अगर हम एक्यूट ले लेते हैं, ज़्यादा टैबलेट्स ले लेते हैं या हम मुसलसल ले रहे हैं 1.5-2 हफ्ते 3 हफ्ते, तो अचानक से कुछ लोगों में एक्यूट लिवर इंजरी करा सकता है, जिगर फेलियर करा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी सी छोटी सी पैनाडोल की टैबलेट, एसिटामिनोफेन उसका सॉल्ट है, वो हम ले रहे होते हैं और वो कितना नुकसानदेह हो सकता है जिगर के मरीजों के लिए। तो अगर वो डॉक्टर नहीं देखेगा, डॉक्टर नहीं बताएगा उन्हें कि भाई आप नहीं लेंगे ये दवाई, तो कितना बड़ा मसला हो सकता है उनके लिए। इसी तरीके से हम लोग निब्रोल, फोर्ट और फिर सिट्रेट, उसमें एक सॉल्ट है पैनाडोल एसिटामिनोफेन के साथ, अगर वो टैबलेट हम लोगों को दे दें जिसको क्लोज्ड एंकल ग्लोकोमा है या जिसको यूरिनरी रिटेंशन है, जिसका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, तो वो मजीद उसमें इजाफा कर देगा। और बाज़ वक़्त जैसे कि आपने कोट की कि ये चीज़ें जो सिम्टम्स हम देख रहे हैं, या हेपेटाइटिस की बात की, लिवर फेलियर की आपने बात की, ये लोगों को अमूमन पता भी नहीं होता कि उनके साथ ये बीमारियां हैं। और जो पैरासीटामोल की जो हम आप बात कर रहे हैं, वो तो हमारे लिए मिठाई समझ लें कि हर दूसरा शख्स जब उसका इतना आराम से इस्तेमाल करता है कि दिन के अंदर 2 ज़रा सा हेडेक हो रहा है, 2 मेडिसिन लेनी, 2 पैनाडोल दे दो यार। किसी से भी वर्किंग है हमारी, या हमारा स्ट्रेस लेवल है, या हम ऑफिस वर्किंग काम करें, या किसी भी सिचुएशन में हम काम करें, हेडेक हो जाता है, इट्स अ कॉमन थिंग। उस हेडेक के अंदर 2 पैनाडोल ले लेना और आपको अपनी इंटरनली वजूहात नहीं पता कि क्या हो रहा है। तो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि इस तरह से तो और ज़्यादा बीमारियाँ आपकी कंसिडर करके बहुत ज़्यादा तेज़ी से आप लोग जो है वो अपने फेलियर की तरफ चले जाएंगे, इंजरी हो जाएगी आपके लिवर के अंदर। जी बिल्कुल, और ये मैंने स्टार्ट इस दवाई से किया है, इसीलिए क्योंकि सबसे कॉमन दवाई है। अच्छा, लिवर की जो मैंने बात की, अब बोलेंगे भाई हमें तो लिवर फेलियर नहीं है, हमारा तो लिवर सही है, हमें तो कोई अरकान नहीं है, हम तो बिल्कुल खा पी रहे हैं, भूख भी सही लग रही है। लेकिन आपको यकीन नहीं आएगा कि यहाँ हमारी आबादी इतनी सारी है जिनको हेपेटाइटिस बी और सी उनको नहीं पता होता। वो जब ब्लड देते हैं ट्रांसफ्यूजन के लिए किसी को, जब उनको पता चलता है कि मुझे तो हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है, मुझे तो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, और इस तरीके से बहुत सारे लोगों को जब लिवर फेलियर मतलब लिवर सिरोसिस की तरफ जा रहा होता है, लिवर सख्त हो जाता है, उस वक्त सिम्टम्स अपीयर होते हैं कि उनको भूख लगना कम हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर तो आपको पता है कि खर्चे इतने ज़्यादा हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि अपना रेगुलर एनुअल चेकअप करवाएं, LFTs करवाएं, तो वो नहीं करवाते जब तक उनको सिम्टम्स नहीं आएंगे, तो क्यों करवाएंगे वो। और जब वो करवाते हैं, जब पता चलता है, तो वो जिगर फेलियर की तरफ जा चुका होता है, सिरोसिस हो चुका होता है, और उस वक्त हम जो है हम कहते हैं कि भाई अब क्या किया जाए, क्योंकि आप उसके बाद लिवर सिरोसिस के बाद लिवर ट्रांसप्लांट इज़ द ओनली ऑप्शन, जो कि बड़ी मुश्किल से होता है। उसके बाद वो बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ है, उसका अगर प्रोसीजर यहाँ फ्री गवर्नमेंट में फ्री भी हो रहा है, तो उसकी मेडिकेशंस वगैरह ये सब चीज़ें बहुत हैवी है, और बर्डन ऑफ लाइफ जो है बहुत ज़्यादा वो मुश्किल हो जाता है उनके लिए। कहने का मकसद ये कि मैंने एक सब सिंपल मेडिसिन जो बहुत कॉमनली दे रहे हैं, स्टार्ट मैंने वहाँ से किया है। इसी तरीके से हम जब कोई भी दवाई खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने आयरन की टैबलेट खाई है, खून की कमी है, बड़ा ये भी कॉमन है, क्योंकि डॉक्टर्स के पास जाने से पहले भी कहते हैं अगर जिस्म में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, या कहीं तकलीफ हो रही है बैठने उठने में, तो समझते हैं आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो गई है, तो हम खुद ही से मेडिकेशन और ये पिल्स ले लें, और इस तरह की जो है ना, वो कहते हैं ना कि सप्लीमेंट्स खा लें तो हमारी बॉडी जो है वो अच्छी हो जाएगी और हमें एनर्जी आ जाएगी। तो ये जो सप्लीमेंट्स वाला कॉन्सेप्ट है, ज़रा ये भी क्लियर कर दें। जी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास भी पेशेंट्स आते हैं, वो ना इसको खून की कमी है। अच्छा, मैं कहता हूँ आपने चेक करवाया था? नहीं, वो मेरी खाला कह रही थी, आंखों से लग रहा है, आंखों से लगे, चलो आंखों से चेक कर लिया, अगर डॉक्टर चेक करेगा ना, मतलब खाला ने कैसे चेक कर लिया, तो वो जो है ये चीज़ ना मुझे समझ में नहीं आती। खैर, अब उनका ये होता है, अब आयरन की टैबलेट उनको दी मैंने, आयरन की टैबलेट उन्होंने खाई, अगर उन्होंने उसको दूध के साथ ले लिया तो वो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, अच्छा, चिलेशन हो जाती है। तो ये चीज़ें हमें देखनी होगी कि किस तरह खानी है वो दवाई। अच्छा, वो दवाई खाएंगे, ब्लैक स्टूल्स आएंगे, टारी स्टूल्स आएंगे, तो वो चीज़ें भी देखने पेशेंट को बताना पड़ेगा, सूट कर रही है या नहीं। हाँ, अच्छा, वो स्टूल आएंगे, उसको एपिक एसिड, अब अल्सर का पेशेंट, उसको आयरन की टैबलेट आप कैसे देंगे? अच्छा। अल्सर उसका ऑलरेडी इतना पेनफुल है, वो इतना उसको रहता है, आप उसको आयरन की टैबलेट दे रहे हैं, उसको मल्टी वाइटामिन दे रहे हैं, मल्टी वाइटामिन भी एपिक एसिड डिस्कम्फर्ट कराते हैं, जिंक एपिक एसिड डिस्कम्फर्ट जैसे आजकल बहुत कॉमन है, पॉलीबेंजोएट, इस तरीके से जो ना और भी बहुत सारी मेडिकेशंस हैं, विटामिन सी, कैल्शियम के, सब एपिक एसिड डिस्कम्फर्ट करा रहे हैं। तो हम उसको कैसे देंगे? मतलब हमने सिर्फ ये समझ लिया कि भाई आयरन की कमी तो आयरन की टैबलेट खा लो, ब्लैक स्टूल्स आ रहे हैं उससे, वो तो एक कॉमन प्रोसीजर है, ब्लीडिंग हो जाती है, अल्सर है अगर, तो वो सीवियर अगर अल्सर है तो वो परफोरेशन भी करा सकता है और ब्लीडिंग करा सकता है। तो हमें इसमें ध्यान रखना होगा, पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री लेनी होगी, देन वी आर सपोज टू प्रिस्क्राइब द आयरन सप्लीमेंट, कि हमें इसको IV फॉर्म में देना है या टैबलेट फॉर्म में हम दे सकते हैं, टॉलरेट कर लेगा, और देना है तो किस टाइम पे देना है, खाने के साथ देना है या खाने के अलावा देना है, दूध के साथ नहीं देना। हमें तो ये बेसिक चीज़ें भी नहीं पता होती ना।
बड़े कहते हैं पुराने बुजुर्ग हमारे, आप अगर बातें सुन लें उनकी तो वो कहते हैं मेडिकेशन जो है ना, ये अगर आपने कोई भी लेनी है, चाहे वो बड़ी से बड़ी आपकी दवाई हो और बड़ी बड़ी एमजीज की आपकी दवाई हो, तो आपने दूध के साथ लेनी है, पानी के साथ नहीं लेनी है। तो उनका एक कॉन्सेप्ट है कि बड़ी भारी फिक्र में ही कहते हैं कि बड़ी भारी मेडिसिन है और इस तरीके से नहीं खाते, दूध गर्म दूध के साथ ले लो, तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि दूध तो उसको चिलेशन कर देगा, उसके मतलब एब्जॉर्प्शन नहीं होने देगा। जी जी जी, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं उससे और ज्यादा। जी 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 जी। अच्छा, 3 तरह के इंटरेक्शंस होते हैं, ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग फूड इंटरेक्शन और ड्रग और कोमॉर्बिड्स इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक दवाई खा रहा हूँ ऑलरेडी, ब्लड प्रेशर की या शुगर की दवाई खा रहा हूँ, तो उस वक्त डॉक्टर को आपको बताना पड़ेगा कि मैं ये दवाई खा रहा हूँ, अब आप मुझे दूसरी जो एंटीबायोटिक दे रहे हैं, जो भी दवाई दे रहे हैं, उसी हिसाब से दीजिएगा कि मैं कार्डियक पेशेंट हूँ, अगर आप मुझे एंटीबायोटिक देंगे तो मेरी क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा। बहुत सारी मेडिकेशंस हैं जो क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग करती हैं, कार्डियक इशू आ सकता है उनकी वजह से, टी वेव इन्वर्जन तक भी हो सकती है, यहाँ तक भी आता है जी। तो ये चीज़ें ईसीजी जो समझते हैं उनको पता है, तो ये चीज़ें जो है ये अब डॉक्टर को आप बताएंगे भाई मैं, और अच्छा मैं दिल का मरीज हूँ, दवाई खाते हैं, हाँ खाते हैं, कौन सी दवाई खाते हैं याद नहीं, तो वाई यू आर हियर एट द डॉक्टर। आप डॉक्टर के पास अपनी प्रिस्क्रिप्शन लेके आएंगे, अगर दवाई याद नहीं है तो आप डॉक्टर के पास दवाई याद नहीं रहती, डब्बा लेके आ जाएंगे, मैं ये दवाई खा रहा हूँ, ये खा रहा हूँ, ताकि डॉक्टर उसी हिसाब से आपको वो कर सके, आप अपनी सेहत के साथ खुद ना खेलें। इसी तरीके से जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्रग इंटरेक्शन की, मतलब मैंने अगर दिल की दवाई दी है, दिल की दवाई ले रहा, दूसरी दवाई दी, तो वो दूसरी दवाई का टाइम बढ़ा देगी। अच्छा। ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक दवाई अगर डिजॉक्सिन अगर वो ले रहा है पेशेंट, तो मुझे दूसरी दवाई कम डोज में देनी होगी, वरना वो डिजॉक्सिन का टाइम बढ़ा देगी। अच्छा। हाँ, वो ज़्यादा देर तक ब्लड में रहेगी और उसको ज़्यादा इफेक्ट आएगा। तो इसलिए हमें ड्रग इंटरेक्शन का बड़ा ध्यान रखना होता है कि ड्रग्स को आपस में इंटरेक्शन नहीं होने देना। अगर 2 ड्रग्स एक दूसरे को इफेक्ट को इन्हेंस करती हैं तो हमें इनका डोज कम करके देना होगा। यानी अगर कोई आपके एग्जांपल से मैं अगर बात करूं कि अगर कोई मैदे का पेशेंट है, स्टमक उसका डिस्टर्ब है, वो स्टमक की मेडिसिन ले रहा है, लेकिन उसके साथ उसको दीगर इश्यूज भी हैं, हेडेक भी है, दूसरे भी है, वो अगर उसकी भी मेडिसिन मिक्स करके ले रहा है तो ये कोलैप्स होकर कुछ और केमिकल जी 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 नहीं, केमिकल नहीं बनाएंगी, बल्कि हाँ जी डिस्टर्बेंस की। फॉर एग्जांपल जो हेडेक की मेडिकेशन है वो ज़्यादा देर तक ब्लड में रहेगी, जिसका जो उसको ब्लड से निकल जाना चाहिए अगर 8 घंटे में, 12 घंटे, 14 घंटे में, तो वो नहीं निकलेगी, वो 24 घंटे तक ब्लड में रहेगी, पास आउट हो जाना चाहिए। हाँ, वो नहीं निकलेगी। और आप दूसरी डोज ले चुके होंगे 8 घंटे बाद, तो वो डबल डोज बढ़ रहा है बॉडी में, पाइल अप हो रहा है। ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ। ड्रग इसी तरह ड्रग और फूड का इंटरेक्शन होता है। कुछ खाने जो होते हैं उनके साथ, जैसे मैंने भी आपको दूध की एग्जांपल दी, इसी तरीके से ड्रग एंड कोमॉर्बिड्स का जो बीमारी कि शुगर ब्लड प्रेशर के साथ जो दवाइयाँ नहीं लेनी है, किस तरह रोकनी है, प्रेगनेंसी में कौन सी दवाइयाँ नहीं लेनी है, किडनी फेलियर में कौन सी दवाइयाँ नहीं लेनी है, कौन सी एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी है, इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है कि ये किडनी फेलियर है, किडनी से एक्सक्रीट नहीं कर रही है, तो किडनी से जब एक्सक्रीट नहीं हो रही है तो हम वैसी एंटीबायोटिक्स क्यों दें, वैसी दवाइयाँ क्यों दें। अच्छा, लोग जाते भी तो नहीं है, ये बात आपकी दुरुस्त है कि क्यों दें ऐसी मेडिकेशन या क्यों ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि लोग इस चीज़ को खाएं और फिर उनको रिएक्शंस हो, लेकिन लोग जाते भी नहीं है। लोग अगर उनको बीमारी है भी, या फिर उनको इंटरनली कोई इश्यूज़ भी आ रहे हैं, या फिर उनको कुछ महसूस भी हो रहा है, लेकिन वो डॉक्टर के पास जाने से इतना गुरेज करते हैं, वो अपने आप को ट्रीट करवाने में ही जो है ना बड़ी कोताही समझते कि नहीं भाई हमसे ट्रीट नहीं होगा। अगर मेंटली भी फिजिकली भी इंसान इतना अटेंटिव हो कि उसको पता होना चाहिए कि उसके फिजिकली क्या मामलात हैं या इंटरनली उसको किस तरीके की नोयत के मसाइल हो रहे हैं, तो उसको फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट बहुत कम होता जा रहा है और इस कॉन्सेप्ट की वजह से बीमारियां बड़ी तेज़ी से फैल रही हैं। और अब तो हमारा इन्वायरमेंट भी ऐसा है, आबो हवा ऐसी है, माहौल ऐसा है, गर्द आलूद हवाएं हैं, जिसकी वजह से हर दूसरा शख्स जो है वो सांस की बीमारी में मुब्तला हो रहा है, दीगर इशूज़ में वो मुब्तला हो रहा है। तो लोग जो है वो घर में ही अपनी ट्रीटमेंट करना पसंद करते हैं। क्योंकि अभी मैंने सांस की बीमारी की जैसे बात की, आपने भी कॉन्सेप्ट ये देखा होगा, लोगों ने घर में नेबुलाइजर रख ली है, उसमें डोजेस डाल रहे हैं, खुद ही नेबुलाइज कर रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता कितने टाइम देना है, कितनी डोज देनी है, कितना हमने उसका लेवल रखना है, बस वो किए जा रहे हैं कि नहीं हम खुद कर सकते हैं सब कुछ। तो हर दूसरा शख्स जो है वो डॉक्टर बना हुआ है। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने पिन पॉइंट किया आपने इस बात को। मैं नेबुलाइजेशन की तरफ आ रहा था। नेबुलाइजेशन जैसे कि हम करते हैं, मोस्ट कॉमन क्या है, एक सॉल्ट है सैल्ब्यूटामॉल, बेंटोलिन के नाम से उर्फ आम है, मशहूर है। उसके साइड इफेक्ट क्या है? किसी को ब्लड प्रेशर है तो हम नहीं देंगे। अच्छा। किसी को घबराहट रहती है, एंजाइटी रहती है, हम उसको नहीं देंगे। अच्छा। क्योंकि अगर वो दिल की धड़कन बढ़ा देता है, सही है, हम उसको नहीं देंगे। मतलब ये चीज़ हमें पिन पॉइंट ये जहन में रखनी है। और लोग ये बिल्कुल भी नहीं सोचते। नहीं, अब मैं नेबुलाइज करूँ, मेरी घबराहट होनी शुरू हो गई, क्या हो गया? अरे आपने डॉक्टर से पूछा था?
डॉक्टर आपको कोई इसका ऑल्टरनेटिव दे देता, कोई दूसरे सॉल्ट्स आते हैं उनको दे देता है नेबुलाइज करने के लिए, और हर एक को नेबुलाइजेशन की ज़रूरत भी नहीं होती है। चेस्ट कंजेशन जो है पहले डॉक्टर ऑस्कल्टेट करेगा कि ब्रोंकाई जो है इन्फ्लेम्ड है या नहीं है उधर, या म्यूकस से जो साउंड्स हैं वीजिस महसूस हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, या स्ट्राइडर हो रहा है। ये जो आपने बात की है ना, ये सारी वाकई एक डॉक्टर को पता होता है कि किस तरीके से उसका सिम्टम्स निकालने हैं, और अगर सिम्टम्स उससे मैच कर रहे हैं उसके बाद जाके नेबुलाइजर जो है वो फिर उसको दिया जाता है। अदरवाइज नेबुलाइजर आप नहीं दे सकते। लेकिन हम देख रहे हैं कि हर दूसरा शख्स इसमें मुब्तला है, और सर्दियों की वजह से सीना जकड़ रहा था तो उसकी वजह से हर दूसरे शख्स ने घर में नेबुलाइजर रख लिया, और लोग जो है वो अपनी मिकदार में अपनी क्वांटिटी के अंदर उसको दिए जा रहे हैं, जो कि बड़े नुकसानदेह हैं। अच्छा, इस पर हम मजीद भी बात करेंगे और इसको प्रोलॉन्ग लेके चलेंगे, क्योंकि इस तरह की अवेयरनेस देना बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे लोग जो है, क्योंकि मैंने अपने आंखों से एग्जाम्पल देखी इसलिए मैंने वो सवाल भी किया, क्योंकि एग्जाम्पल आप देखते हो तो फिर देखते हो कि खतरे की घंटी है, तो इसको बताना लाजमी है कि लोग इस तरीके से यूजेज ना करें। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक नाज़रीन, हेल्थ टॉक में एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे नेबुलाइज़र के इस्तेमाल के हवाले से। चाहे मेडिकेशन कोई भी हो, बेदरिग इस्तेमाल उसका नुकसान देता है, और यहाँ बैठकर आज हम यही सब डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि हम मेडिकेशन सोच समझ के नहीं खाते हैं। हम चाहते हैं कि हम खुद से मेडिकेशन ले लें, और गूगल का इतना ज़माना है, लोग सर्च करते हैं किस तरह की मेडिकेशन है, कौन सी चीज़ किस में काम आती है, लेकिन आप लोग अपने इंटरनली मामलात नहीं पता होते कि आप किस चीज़ से जो है वो गुजर रहे हैं या सर्वाइव कर रहे हैं, या आपके इंटरनली कोई और इशूज़ तो नहीं है, या कोई दीगर बीमारियां तो आपको लाहक नहीं है। ये सब तब पता चलता है या आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या उससे रुजू करते हैं। कोई डॉक्टर बनाया ही इसीलिए जाता है, या डॉक्टर होता ही इसलिए है ताकि वो आप लोग के बैठ के मसाइल हल कर सके, और आपको चेक करने के बाद पूरी तसल्ली करने के बाद आपको मेडिकेशन दे। डॉक्टर हसन हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर हसन, जैसे कि आप बड़ी एग्जाम्पल्स दे रहे थे, क्योंकि आप एक मेडिकल ऑफिसर और आपको बेहतरीन तरीके से पता है कि लोग किस तरह की सिचुएशन पर सर्वाइव करते हुए फिर जब उनके साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं फिर आप लोग के पास आते हैं। जी, इसी तरीके से मैं सर मैडम एक दो बातें और बताऊंगा आपको कि पेशेंट का ये होता है कि वो ले रहा होता है हकीमी दवाएं, अद्वियात। हकीमी अद्वियात जड़ी बूटियां होती हैं, उन्हीं जड़ी बूटियों, जी बिल्कुल, उन्हीं जड़ी बूटियों से ही अद्वियात बनती हैं। साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्हीं अद्वियात में से वो कंपाउंड, टिपिकल कंपाउंड जो कि उसका असर जिस तरीके के काम के लिए यूज़ करना है हमें, वो उसमें मौजूद है, तो हमने उसको एक्सट्रैक्ट करके मेडिकेशंस बनाई, उसको रिफाइन करके। वही उसी के रॉ फॉर्म जड़ी बूटी होती है और हकीम उसको वो दे रहा होता है। अब जड़ी बूटियाँ कभी भी टेस्ट नहीं हो सकती कि लैब में कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, कहाँ कौन में देनी है, जी किस मिट्टी से आई है, उधर वो सॉल्ट कौन सा यूज़ किया गया था, उधर कौन से पेस्टिसाइड जड़ी बूटी के लिए यूज़ किए गए थे। अब क्या है कि वो आई, हकीम ने कूट के दे दिया आपको, वो जिगर पे इम्पैक्ट कर रही है, मेजॉरिटी लोगों के जिगर को ख़राब करती है। लोग तो कहते हैं, जैसे कि आपने कहा कि जिगर को ख़राब कर रही है और दीगर मसाइल क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन इसी पे मैं आपको इंटरप्ट करके सवाल करूँगी। लोग कहते हैं, और जो हकीम होते हैं वो भी ये कहते हैं कि हमारी जड़ी बूटियाँ जो है वो किसी और चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाएंगी, या बॉडी के अंदर दीगर बीमारियों नहीं जन्म लेंगी। अगर उसको ट्रीट करिए तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज नुकसानात नहीं होंगे। हालांकि ये पॉसिबिलिटी है। नहीं, आई डोंट थिंक सो। हम कुछ भी खाते हैं, हम खाना भी खाते हैं तो उसका इफेक्ट जा रहा होता है जिस्म के हर हिस्से में। तो जड़ी बूटियाँ जब आप दे रहे हैं, जो कि खास मेडिकेशन के तौर पे दे रहे हैं, तो क्यों उसका असर नहीं होगा? उसका पॉजिटिव इफेक्ट आना है तो नेगेटिव इफेक्ट क्यों नहीं आएगा? इट्स अ कॉमन सेंस थिंग। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि वो तो टेस्टेड ही नहीं है लैब में, ना उसको आप क्लेम कर सकते हैं, ना आप उसको पकड़ सकते हैं। जो मेडिकेशन हम देते हैं वो लैब्स में टेस्टेड होती हैं, FDA अप्रूव्ड होती हैं। एक FDA फेडरल ड्रग एजेंसी जो कि अप्रूव करती है मेडिकेशन को, उसकी स्टडीज पूरी दुनिया भर के इंसानों के मुख्तलिफ ममालिक के लोगों पे की जाती हैं। उसके बाद उसको मार्केट में लाया जाता है, फार्मा कंपनीज को मार्केट में लेके आती है। तो जी बिल्कुल, आप उसको क्लेम कर सकते हैं, आप उनको सू कर सकते हैं कोर्ट में कि भाई मुझे इस दवाई से ये रिएक्शन हो गया, जबकि उन्होंने बताया ही नहीं था, इनके लेबल पे ये दर्ज नहीं था। तो ये एक प्रॉपर प्रोसीजर। आप हकीम को कैसे पकड़ेंगे? वो तो आपने घर पे जड़ी बूटियां मंगा लेता है और वो कूट के आपको दे देता है। अच्छा, आप वो भी खा रहे हैं, आप डॉक्टर को नहीं बता रहे, लेकिन आप जो है साथ साथ डॉक्टर की दवाई भी खाना शुरू कर देते हैं। जी बिल्कुल। तो ये ड्रग इंटरेक्शन, वही जो किडनीज और लिवर, ये दो ऑर्गन्स हैं जो कि दवाइयों को एक्सक्रीट करते हैं। या तो दवाई जो है स्टूल के जरिए पास आउट होगी या यूरिन के जरिए पास आउट होगी। अब जो स्टूल के जरिए पास आउट होगी तो वो जिगर के थ्रू होगी। जब जिगर के थ्रू होगी तो जिगर अगर आपका खराब है तो वो या तो दवाई को रोक लेगा, ब्लड में रहने देगा ज़्यादा क्वांटिटी में, या इसी तरह किडनीज खराब है तो वो। तो इस तरीके से हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जब हम हकीमी अद्वियात ले रहे हों। इसी तरीके से जो आपने वो उनका जो फेक डॉक्टर्स जो बैठे होते हैं, अताई डॉक्टर्स,
उनका ये है कि हमारे इवन गुलशन में, आई लिव इन गुलशन, आप गुलशन के आप अच्छे इलाकों की बात कर लें, हर जगह पे कई डॉक्टर आपको मिलेंगे। ये वो डॉक्टर्स होते हैं जो कि बेसिकली डॉक्टर के बाद असिस्टेंट के तौर पे काम करते हैं और उसके बाद में वो खुद ही डॉक्टर बन के बैठ जाते हैं, अपना क्लिनिक। अब उनको ये पता होता है कि सर में दर्द के डॉक्टर ये इंजेक्शन लगवाता है, सांस के लिए ये इंजेक्शन लगवाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उसके पीछे रीजनिंग क्या आती है या इसका साइड इफेक्ट्स क्या हो सकता है या इसमें नहीं लगाना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सिंपल सी बात बताऊँ, मेरे पास आते हैं ब्लड प्रेशर, उनका होता है 170, 90, 170, 100। डॉक्टर साहब बहुत वीकनेस हो रही है, मुझे ड्रिप लगा दें। हाँ। मैं कहता हूँ कि नहीं, ड्रिप तो नहीं लग सकती। क्यों ड्रिप नहीं लग सकती? भाई आपका ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा है, मैं उसमें और ड्रिप लगा दूंगा तो ब्लड प्रेशर तो बहुत बढ़ जाएगा। मतलब ये तो मुझे तो आपको पानी निकालना है इनफैक्ट, रादर के लैसिक्स देके, रादर के मैं आपको पानी और दूं। तो लाइक उनके लिए अगर पेशेंट जिद करते हैं, जी अताई डॉक्टर के पास जाएंगे, ही विल नॉट अंडरस्टैंड दिस। वो तो ये समझेगा कि भाई नहीं, आपको तो ड्रिप लगा, हाँ कमजोरी है, ड्रिप लगा देता हूँ। उसको ये नहीं पता होगा मुझे पहले बीपी चेक करना है या इस तरह की चीजें। बहुत सारे ऐसी जगह हैं, अगर आप अभी तो हमारे पास काफ़ी आवाम ऐसी है जो कि अवेयरनेस की तरफ जा रही है, लेकिन बहुत सारी अभी भी ऐसी आवाम है जो दही इलाकों की अगर हम बात करें या दीगर हम छोटे एरियाज़ की बात करें, जहाँ कंजस्टेड एरिया, जहाँ पर लोगों को पता ही नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है, किया क्या जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं, कोई ऑफिसर विजिट नहीं करता, मेडिकल ऑफिसर जाके देखता नहीं है कि उनके साथ वहाँ पर क्लिनिक किन्होंने खोले हुए, वहाँ पे लोग कौन बैठे हुए, डॉक्टर्स कौन बैठे हुए, और आए रोज़ उनकी कोई ना कोई जान को ख़तरा वहाँ पर लाहक होता है, क्योंकि मेडिकेशन इस तरीके की इस्तेमाल की जाती हैं, हाई डोजेस दे दी जाती हैं, कोई भी इंजेक्शन लगा दिया जाता है, सिरिंजेस जो है वो पुरानी यूज़ की जाती हैं, जिसकी वजह से लोग एड्स की बीमारी में बहुत ज़्यादा मुब्तला हो रहे हैं। दीगर ऐसी बीमारी हेपेटाइटिस है और बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोग अब तेज़ी से इसका रुझान जो है वो हमारी सोसाइटी के अंदर बढ़ता जा रहा है, और ये उन्हीं इलाकों में जहाँ पर अवेयरनेस की कमी है, लोगों को नहीं पता कि इस चीज़ से हमारे नुकसानात कितने बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यही जैसे कि वही फुकदान है, सहूलतों का फुकदान भी है, शऊर का फुकदान भी है। Exactly. और हमारे यहाँ तो एक सेल्फ मेडिकेशन, जैसे हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, मैदे की दवाई किसी को भी है, मैदे की दवाई राइजिक ले लो, ओमेप्राजोल ले लो। अब उसका साइड इफेक्ट क्या है लोगों को नहीं पता, लॉन्ग टर्म में क्या नुकसान पहुंचाएगी इन लोगों को नहीं पता। आपके 1 साल तक आप मुसलसल लेते हैं, लोग तो सालों तक ले रहे होते हैं। आपका फ्रैक्चर कराएगी हड्डियों के, आपके मैदे में पॉलिप करा सकती है, आपका विटामिन B12 की डिफिशियंसी करा सकती है। कोलेस्ट्रॉल की दवाई, एक दफ़ा आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा आया, मैंने आपको दवाई दे दी, अब आप मेरे पास आए नहीं है 4 साल तक, आप दवाई लिए जा रहे हैं कोलेस्ट्रॉल के। अच्छा भाई, आपको पता नहीं उसका मकसद क्या है, कितने टाइम पे लेनी है, आपको पता है वो क्या नुकसान पहुंचा रही है, आपका LFTs डिरेज कर रही है, आपके माइल्जिया करा रही है, आपके पट्टों को कमज़ोर कर रही है, आपको ये पता ही नहीं है, आप जो है बस अपना वो किए जा रहे हैं। और ये भी है कि लॉन्ग टर्म मेडिकेशन जो हम ले रहे होते हैं, यानी जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि आपने 3 मंथ्स लेनी है, अब हम 3 मंथ से ज़्यादा 6 मंथ की तरफ चले जाते हैं, साल गुजर जाता है, तो साइड इफ़ेक्ट्स तो देती है, साथ हमारी बॉडी के अंदर वो लगना भी बंद कर देती है। वो हमारा इतना यूजेज हो जाता है बॉडी के अंदर कि अगर हमें कभी तकलीफ भी होगी और हम वो मेडिकेशन लेना भी चाहेंगे तो हमारी बॉडी को सूट ही नहीं करेगी। इस तरह के बिल्कुल ये खासतौर पे उन दवाइयों के साथ आता है जो कि हम बेंजोडाइजेपिन और बार्बिचुरेट्स ग्रुप के मेडिकेशन होते हैं, जिनको नींद के अद्वियात कहा जाता है। उनमें हमें जो डोज है वो ऐसा रखना होता है कि भाई हमें इतनी ड्यूरेशन देनी है और उसको हमें टैपर करना है। हमें उसको जो है अगर मुसलसल देते रहेंगे तो वो आपको एडिक्शन कराएगी, आदत कराएगी, और उसमें फिर आप ये है कि आपको मजीद डोज लेनी पड़ेगी वही डिजायर इफेक्ट लाने के लिए। हाँ, इसी तरीके से जो आपने जो बात की थी अभी गांव वगैरह की, उधर हम डॉक्टर के जब दवाई देता है या कोई भी दवाई होती है, उनको होता है भाई इतनी हैवी दवाई ना दो मुझे, वो मेरे पेट में असर हो जाएगा। अच्छा, आपका वेट, बॉडी वेट, आपकी एज के हिसाब से आपको दवाई का डोज एडजस्ट किया जाएगा। मैं आपको कम डोज दे रहा हूँ, आपको वक्ती तौर पर फायदा हो जाएगा, लेकिन ड्रग मेडिसिन जो बैक्टीरिया नहीं करेगा, पूरा वो रेजिस्टेंट हो जाएगा। अगली बार वो एंटीबायोटिक आपको असर नहीं करेगी। एक पेशेंट थे हमारे, उनके वो मुख्तलिफ दवाइयाँ लेते रहे, यूरिन इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा था, देखा तो उनकी तमाम जो एंटीबायोटिक्स थी उनसे रेजिस्टेंट था वो बैक्टीरिया। सिर्फ एक एंटीबायोटिक बची थी जिससे वो बैक्टीरिया सॉल्व हो सकता था या मर सकता था। अगर वो दवाई भी रेजिस्टेंट हो जाती तो उसका क्या होता, फिर तो वो उसकी तो कोई डेथ ही होनी थी उस इन्फेक्शन से, सिंपल। तो मतलब उसने, क्योंकि डॉक्टर्स की एक तो पेशेंट की भी गलती कि उसने प्रॉपर कोर्सेज नहीं किया, और डॉक्टर्स की भी गलती कि डॉक्टर्स ने प्रॉपर डोजेज में नहीं दिया। डॉक्टर्स का काम है जब पेशेंट आता है तो उसको साइड इफेक्ट्स भी बता दें। अगर साइड इफेक्ट से पेशेंट ज़्यादा सोचेगा, क्योंकि कुछ पेशेंट ज़्यादा सोचने लगता है, उनको साइड इफेक्ट्स होने भी लगते हैं, तो उसके लिए आप उनको ना बताएं, उनके घर में जो अटेंडेंट उनके साथ आए उसको बता देंगे इसके साथ ये हो सकता है, अगर ये बोले तो परेशान नहीं होइएगा, इतना थोड़ा बहुत इतना ये हो जाएगा। उसके लिए बस उसका डोजेज प्रॉपर बताएं, उसकी ड्यूरेशन प्रॉपर बताएं, और अगर इसको छोड़ेंगे तो उसका नुकसान भी बताएं।
पेशेंट को एतमाद में लें जब हम उसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि भाई आपको ये दवाई दे रहा हूँ। पेशेंट एतमाद देते भी नहीं। आजकल के पेशेंट्स को मैंने देखा है वो अपनी हिस्ट्री छुपाने में बड़े माहिर हैं, पता नहीं बताते ही नहीं कि ब्लड प्रेशर है या बैक में हमें शुगर है या इस तरह के मामला है। हालांकि बताने से बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं, बहुत सारी ट्रीटमेंट आसान हो जाती है उनकी, क्योंकि अगर कोई भी ऐसी मेडिकेशन उनको प्रोवाइड कर दी जाए जो कि उनके ब्लड प्रेशर पर असरअंदाज हो, यानी उनकी चीज़ें और मजीद बढ़ा दे, शुगर की पेशेंट है तो मजीद तकलीफ बढ़ा देगी। तो इस तरह से लोग जो अपनी चीज़ें हिडन करके रखते हैं, वो समझते हैं अगर हम डॉक्टर को ये चीज़ बता देंगे तो हमारा शायद मसला और बढ़ जाएगा, और मसले से बढ़ने से मुराद हमारी खर्चे और बढ़ जाएंगे और हमारी दवाइयों की कंसल्टेंसी और बढ़ जाएगी। तो लोग इसी वजह से जो है ना वो रोक देते हैं चीज़ों को कि नहीं हमें ये नहीं बताना, हम जिस मर्ज के लिए आए ना बस उतनी ट्रीटमेंट करवाने वो हमारे लिए बहुत है। हाँ, जैसे कोई पेशेंट आया बस मेरा गला खराब है इसकी दवाई देते हैं, वो आपका बीपी भी बढ़ा हुआ है, नहीं वो रहने दे डॉक्टर साहब वो ठीक हो जाता है, वो मैं दुआ पढ़ लेता हूँ वो ठीक हो जाता है। हाँ दुआ भी कर रहे हैं लेकिन साथ साथ दवा भी कर रहे हैं। अब क्या होता है वो आते हैं एंड टाइम पे फेलियर्स के साथ चीज़ों के, और फिर अपने बच्चों को परेशान करते हैं। मतलब फिर बच्चा आ रहा होता है अपने अब्बा जान को लेके, अम्मी जान को लेके, और बार बार अस्पतालों के चक्कर लग रहे हैं, एडमिशन हो रहे हैं, तो उस वक्त बड़ी वो होती है कि बच्चा को आपने मुशक्कत में डाल दिया। अगर आप शुरू से ही सही तरह रहते तो अभी ना इस तरीके से आप अस्पताल के लिए अस्पताल में परेशान होते हैं, ना आपके बच्चे परेशान होते हैं अस्पताल में, ना फाइनेंशियल बर्डन एक साथ इतना ज़्यादा पड़ रहा होता है। जब एंड स्टेज आ गए, अच्छा फिर क्या होता है एंड पे डॉक्टर्स के पास लेके आओ और फिर डॉक्टर्स कुछ ना कर सके तो फिर होता है कि अस्पताल वालों ने मार दिया इंजेक्शन लगा के या कुछ भी करके। अरे यार वो तो बचाने की उसको मारने के पैसे मिल रहे हैं क्या कि वो मार देगा या क्या, उसको फायदा क्या हो रहा है? कोई जानबूझ के किसी को क्यों मारेगा? हर दवाई जब आप लाए हैं पेशेंट को डॉक्टर के पास अस्पताल में तो आप उस पर एतमाद करना सीखें, और आपको पता होना चाहिए आप किस कंडीशन में लाए हैं। और डॉक्टर का भी फर्ज है आप पेशेंट को लेने से पहले आप बता दें कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, बिकॉज पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल होती है और उसको अटेंडेंट्स को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते। उनको लगता है हम तो चलते हुए लाए थे लेकिन अंदर से वो खत्म था, उसको घर पे ही कुछ हो जाना था। तो वो तो आप लाए इतने एंड स्टेज पे, तो ये चीज़ें हमें पेशेंट्स को ट्रेनिंग इसमें बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स को भी चाहिए कि वो काउंसिल करें पेशेंट्स को प्रॉपर्ली। यानी आप कह रहे हैं कि काउंसलिंग की ज़रूरत है, लेकिन काउंसलिंग के लिए लोग करें क्या? क्योंकि हम लोग तो काउंसलिंग यहाँ बैठकर दे सकते हैं, आप लोग जो है वो मेडिकल कैंप्स के थ्रू आउट दे सकते हैं, सेमिनार्स के थ्रू आउट दे सकते हैं, लोग वो भी लेना पसंद नहीं करते। यूट्यूब के ऊपर वो ये तो देख लेंगे कि कौन सी मेडिकेशन किस मर्ज़ के लिए है या हम कौन सी जो है वो ले सकते हैं, हमें कोई तकलीफ हो रही है, हेडेक हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है। आजकल माइग्रेन का बड़ा कॉन्सेप्ट है, लोग माइग्रेन खुद ही से बना लेते हैं अगर उनके एक साइड पर सर के दर्द हो रहा है। नहीं, हकीकत है, ये बात है, ये बात हम अपनी सोसाइटी के अंदर बड़ा लाइव देख रहे होते हैं। लोगों को ज़रा सा किसी को हेडेक हुआ होगा या अगर 2 दिन तक वो हेडेक तक कंटिन्यूसली है, तो किसी प्रेशर है, कोई स्ट्रेस है, कोई काम का लोड है, उसकी वजह से भी हेडेक हो सकता है। लेकिन दूसरे शख्स के मुंह से मैं सुनती हूँ कि माइग्रेन हो रहा है। भाई मैं हर दूसरा शख्स मतलब हेडेक का शिकार नहीं है, वो माइग्रेन का शिकार पहले बाद में हेडेक का शिकार होगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट जो कि हमारी सोसाइटी में रिवॉल्व कर रहा है, और माइग्रेन की वजह से मतलब वो माइग्रेन तो उसको तसव्वुर अपने पास से कर लेते हैं, फिर उसी की मेडिकेशन लेना शुरू कर देते हैं। हेडेक और माइग्रेन में ज़मीन आसमान का फर्क है। माइग्रेन इज अ डिफरेंट थिंग और उसके सिम्टम्स भी कुछ और हैं, लेकिन लोग जो समझते हैं कि बस हमारे सर में दर्द हो रहा, आधे सर में दर्द हो रहा तो वो माइग्रेन है, हालांकि आधे सर का दर्द भी माइग्रेन के अंदर नहीं आता। मैं आपको इस पर एक्सप्लेन करूं कि देखें माइग्रेन जो है क्लिनिकल डायग्नोसिस है वो न्यूरोलॉजिस्ट करेगा। माइग्रेन के लिए कुछ टेस्ट भी कराए जाते हैं उससे पहले कि भाई MRI वगैरह क्लियर है, EEG वगैरह क्लियर है। माइग्रेन सिर्फ हेडेक का नाम नहीं है। सर में दर्द हो रहा है, आधे सर का दर्द हो रहा है, पूरे सर का दर्द हो रहा है, माइग्रेन में हेडेक तो होगा, कहीं का भी हो, आधा हो पूरा हो, उसके साथ और भी चीज़ें होती है। उसके साथ नॉजिया, वॉमिटिंग, ऑरा होगा, उसके अलावा उसके साथ आपके टेरी आइज होंगी, नेजल डिस्चार्ज होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब ये सब चीज़ें होती हैं, इसकी प्रॉपर हिस्ट्री होती है और उसको देखते हैं कि कितना फ्रिक्वेंटली इसका अटैक्स हो रहे हैं। कभी एक दफ़ा हो गया तो कोई ऐसी बात नहीं है, और कोमॉर्बिड्स ली जाते हैं, कुछ टेस्ट कराए जाते हैं ब्लड के भी, फिर डायग्नोसिस होता है। ऐसे आप बैठ के कि मुझे माइग्रेन हो रहा है, इसमें भी एक वो है कि मैडम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे कि ना वो बीमारियाँ हम लोग अपने ऊपर वो करते हैं कि कर लेते हैं। हाँ हावी भी करते हो जस्ट टू गेट सम अटेंशन एंड वैलिडेशन के दैट आई एम सो बर्डन एंड जस्ट मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ। खासतौर पे जो बोलना नहीं चाहिए पर हमारे घरेलू खवातीन जो होती हैं, फीमेल्स को जो है मैं टारगेट नहीं कर रहा, मैं टारगेट नहीं टारगेट नहीं कर, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उनको बाज़ वक़्त होता है फीमेल, उनको ये होता है कि जैसे कि जाहिर शौहर दिन भर थका आता है, उनको लगता है कि दिन भर बच्चे बच्चे तंग कर रहे हैं, उनको होता है कि शौहर अब थका हुआ आया, वो तवज्जो नहीं है, तो वो उनको बताते हैं भाई दिन भर तो मेरे साथ ये रहा, मैं तो ये हुआ। असल मसला पता है कहाँ आ रहा होता है, वो भी कंप्लेन गलत नहीं कर रही होती, मसला होता है साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स का। वो अगर वॉक करें, एक्सरसाइज करें रोजाना, मैं सच बता रहा हूँ कि 50% से ज़्यादा सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे बिल्कुल। तो उनका असल मसला ही साइकोसोमैटिक है। जब हम
सही तरीके से खुश नहीं होते अपनी ज़िंदगी में, तो हमारी बॉडी अलग तरीके से एबनॉर्मली बिहेव करना शुरू यानी करती सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। जी है। बिल्कुल। तो हमारी जो है नफ्सियात को, जैसे आपने, मैं इसी एग्जाम्पल कई दफ़ा दे चुका हूँ, कई प्रोग्राम्स में दे चुका हूँ कि बच्चे एग्जाम देने जा रहे होते हैं, उनको वॉमिटिंग हो रही होती है, नोजिया हो रहा होता है, डायरिया। मेरे साथ बड़ा रहा है या हम सबके साथ साइकोजेनिक नोजिया मुझे इतना होता था, मतली हो रही होती बस एग्जाम से पहले आपने वॉमिटिंग जरूर करनी है, है। उसके बाद आप एग्जाम अब बिल्कुल ठीक है। रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये इसका मतलब क्या है? हुई वॉमिटिंग भी हुई, लेकिन क्या है, वो स्ट्रेस की वजह से हुई, वो सचमुच की वॉमिटिंग नहीं थी, एंजाइटी से हुई। जी। तो वो वॉमिटिंग तो फिजिकल तो मैनिफेस्टेशन हुई है उसकी, लेकिन उसकी कॉज साइको थी, साइकी थी हमारी। तो इसीलिए जो है हमारे बहुत सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी, एक सोते फाइब्रोमाइल्जिया एक डिजीज है जिसमें इंसानों के पूरे जिस्म में दर्द हो रहा होता है, हड्डियों में, पट्टों में, खवातीन के बहुत कॉमन। उनके साथ कोई और मसाइल नहीं है, लेकिन नॉर्मली बैठे बैठे सर में दर्द हो रहा है, जिस्म में बहुत दर्द हो रहा है, हाँ, वो क्या होता है, वो फाइब्रोमाइल्जिया डायग्नोसिस होता है, उसका प्रॉपर वो भी डायग्नोसिस रूमेटोलॉजिस्ट करते हैं। वो जो है वो सिर्फ स्ट्रेस से होता है। अच्छा। अगर वो एक्सरसाइज कर रही है, और खवातीन में फैट डिपोजिशन के चांसेस, क्योंकि बच्चों को पैदा करना एक बहुत हैवी टास्क है, तो उनकी फैट डिपोजिशन आसानी से हो जाती है। तो जब फैट डिपोजिशन मसल्स वीक होंगे तो आपका जिस्म कैसे, मतलब मुझे तो हेड्स ऑफ होता है उन लेडीज़ के लिए जिनके वेट पुट ऑन हो जाते हैं आफ्टर डिलीवरिंग बेबीज़, और या ऑपरेशन के बाद, सीजर के बाद, और उसके बाद जो है वो घर पे जिस तरीके से बेचारी अपने ओवरवेट के साथ मैनेज कर रही होती हैं। हमारे मर्दों की गलती ये है कि उनको एक्सरसाइज करने के लिए सख्ती नहीं करते। आप सख्ती करें, एक्सरसाइज जैसे नमाज की तरह फर्ज कराएं आप, ताकि वो अपने लिए नहीं, उनके लिए, उनका वजन कम करना मकसूद नहीं है, उनको एक्टिव रखना मकसूद है, उनकी ज़हनी सेहत के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ज़हनी सेहत सही होगी तो बच्चों की तरबियत भी सही होगी, घर का माहौल भी सही होगा, और वो खुद भी अच्छा फील करेंगी। यानी आप ये कह रहे हैं कि हर दूसरा शख्स जो है इस वक्त जहनी अजियत का शिकार है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रेस है, एक एंजाइटी है, क्योंकि हर दूसरे शख्स से पूछो, या अब तो यंगस्टर्स की बात करूँ मैं, यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे हैं या स्कूल गोइंग बच्चे हैं, स्ट्रेस हो रहा है मुझे, एंजाइटी हो रही है मुझे, पढ़ाई नहीं हो रही मुझसे, अजीब सी घबराहट हो रही है मुझे, बहुत ज़्यादा लोड लग रहा है, ऐसा लग रहा है दिल बंद हो जाएगा। मतलब हर दूसरे बच्चे से यही हम सवालात के जवाबात ले रहे होते हैं, और बैठे बैठे वो हमें डिस्कस भी अपने मैटर, कोई अच्छी, वो होता था ना बचपन में, हम बचपन की बातें बताते थे, दोस्तों की गैदरिंग्स के हवाले से बात बताते थे कि हम यहाँ गए, हम यहाँ घूमे। आजकल लोग बच्चे बताते हैं कि मेरा तो इतना लोड रहा, मेरे तो यहाँ प्रेशर रहा, मैंने तो ऐसे किया, मुझे तो तबीयत मेरी ऐसी रही। मतलब अब बच्चों की इस तरह की तबीयत और कैफियत की बात की जाती है, क्योंकि एंजाइटी हमारी सोसाइटी के अंदर इतनी बढ़ चुकी है, या तो हम कहें कि कॉम्प्लेक्सेस का शिकार हो गए लोग एक दूसरे से, उसकी वजह से भी जहनी अजियत बहुत ज़्यादा होती है कि उसके पास ये चीज़ है। अगर छोटा बच्चा है, उसके पास टैबलेट है एक के पास, और बड़ा अच्छा टैबलेट है, एप्पल का टैबलेट है, दूसरे के पास टैबलेट क्या कुछ भी नहीं है, तो वो एक कॉम्प्लेक्स का शिकार होता है, घर जाके यही सोच रहा होता है कि मेरे उस दोस्त के पास तो ये चीज़ है, मेरे पास नहीं है। अंदर ही अंदर एंजाइटीज़ पैदा होती हैं, और उसके बाद बच्चा जो है एक जहनी कैफियत में मुब्तला हो जाता है, और उसके बाद वो मल्टीपल स्टेम की जो आप कह रहे हैं डिस्टर्बेंस उसकी बॉडी के अंदर आती हैं, जो जहनी तौर पर भी उसके लिए नुकसान देती है और इंटरनली तौर पर भी उसके नुकसान देती है। लेकिन पेरेंट्स इस बात को नहीं समझ पाते कि उसके साथ कॉम्प्लेक्सेस हैं, या उसके साथ स्ट्रेस है, या उसके साथ एंजाइटी है, बल्कि उसको मज़ीद डांट डपट की जाती है, और उसको कोई भी मेडिकेशन दे दी जाती है, ये खा के सो जाओ, ये चीज़ है। जी। अब जैसे आपने जो बात की है कॉम्प्लेक्सेस की, कॉम्प्लेक्सेस ये हम कहाँ से, हम ही तो अपने बच्चों में डालते हैं। हमें यही तो दिखाना, यही तो समझाना है बच्चों को कि वी आर बोर्न डिफरेंटली, वी आर डिफरेंटली एबल्ड, वी ऑल आर। हम सबकी अपनी अलग सलाहियतें हैं, और हमें जो है अपने एक दूसरे को जज नहीं करना है कि भाई ये अगर स्पोर्ट्स में अच्छा है तो कोई बात नहीं, अगर आप उस लेवल के नहीं हो, या पेंटिंग में अच्छे होंगे, हाँ किसी और चीज़ में आप अच्छे होंगे तो। और दूसरी बात ये हेडेक, जैसे अब हेडेक जो है मोस्ट कॉमन जो है हमारे यहाँ, वो क्या है, स्ट्रेस हेडेक है, टेंशन हेडेक है। अब मैं, आप एंजाइटी की जब बात कर रही हैं तो मैं आपको बताऊँ, सबसे ज़्यादा आप जाएं कराची की सड़कों पे क्या लिखा था, मर्दाना कमजोरी। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको मैं पिन पॉइंट यहाँ करना चाहूँगा। आपको पता है मोस्ट कॉमन कॉज जो है मर्दाना कमजोरी की जो है, इम्पोटेंसी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जो भी हम इसको कहें, उसकी क्या है, एंजाइटी, साइकोलॉजिकल। ये हमारे इनफैक्ट से कमतरी हमारे सवाल आता है, इनफैक्ट साइकोलॉजिकल कॉजेज की मोस्ट कॉमन, फिजिकली फिट है बट दे डू हैव द एंजाइटी, दे डू हैव द साइकोलॉजिकल कॉजेज। तो हमारे मसला ये है ना कि हम तो हर चीज को बीमारी समझ रहे हैं कि मतलब हकीमों के पास जा रहे हैं आप, अरे यार आप सिर्फ रनिंग स्टार्ट कर दो, मैं स्विमिंग की बात ही नहीं कर रहा, आप रनिंग स्टार्ट कर दो। रनिंग तो हर कोई कर सकता है ना, उसके लिए आपको जिम जाने की जरूरत, जिम की फीस देने की भी जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको हेल्दी एक्टिविटी तो रखनी है ना। आपको कोई अच्छा खाने को नहीं मिल रहा है, अगर आप वेरी हैंड टू माउथ है, एटलीस्ट यू कैन डू द रनिंग। यानी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बड़ी ज़रूरी है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जब तक नहीं होगी तब तक आप अपने आप को हेल्दी महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी में अगर जीना है तो अपने आप को थोड़ा सा वक्त देना होगा। और हर प्रोग्राम के अंदर मैं ये ज़रूर डिस्कस करती हूँ कि वॉकिंग आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली 1 घंटा अपनी ज़िंदगी का अपने लिए निकालें,
क्योंकि वॉक करेंगे, जॉगिंग करेंगे, बाहर निकलेंगे, आबो हवा थोड़ी चेंज होगी, या फिर आप छत पे ही जाके क्यों नहीं अपनी वॉक करेंगे, तो आप खुद अपने आप को स्ट्रेस फ्री महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे, लाइट महसूस करेंगे। इससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, आपका मेंटली जो आप जिस दबाव में होते हैं उससे भी आप बाहर निकलेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारे डिसऑर्डर्स के बारे में बात की, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर बात की कि किस तरह से कौन सी मेडिकेशन हमें नुकसान दे सकती है, और हमें पता नहीं होता, बाज़ वक़्त हम वो चीज़ बड़ी लाइटली ले रहे होते हैं, लेकिन आगे जाके वो हमें किस हद तक नुकसान पहुंचाती है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना। और आज हम अपने प्रोग्राम के अंदर यही बैठकर बात करेंगे, और कौन सी ऐसी लाइट चीज़ें जो कि हम नॉर्मली ले रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना के चल रहे होते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल हमारी ज़िंदगी की रूटीन के अंदर आजकल फिज़ी ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं। हर दूसरी शादी में जा रहे हैं तो कोल्ड ड्रिंक पीनी है, कहीं बाहर जा रहे हैं गैदरिंग के ऊपर तो खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक ज़रूर ऑर्डर करनी है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक तो हम पी रहे होते हैं, लेकिन उसके नुकसानात क्या क्या हैं वो हम ज़रूर डॉक्टर हसन से जानते हैं। डॉक्टर हसन क्या कहेंगे, क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले तो आप मुझे बता रहे थे कि इस पर आपके पास बड़ी ही चीज़ें हैं बताने के लिए, लोगों को क्या चीज़ें हैं। हाँ, एक्चुअली कोल्ड एंड फ्लू एंड फिजी ड्रिंक्स ये तो ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल के टॉपिक्स हैं। फिजी ड्रिंक्स तो हम सब जानते हैं कि यू आर टेकिंग द एसिड इनसाइड। आई मीन इमेजिन दैट कि आप एसिड पी रहे हैं, हाँ वो पैलेटेबल है, टेस्टी है, तो इसलिए आप पी रहे हैं। मतलब उससे आपको फ़ायदा क्या हो रहा है? मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता कि, और उसमें अगर आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ें उसके, और उसको इतना एक्चुअली ग्लैमराइज करके पेश किया जाता है एडवर्टाइजमेंट में कि वो जो है हमारी अट्रैक्ट करती है और हमें टू साउंड एंड लुक कूल, फिर वो इतने मज़े का भी होता है। तो एटलीस्ट अपने बच्चों के साथ आप ये करें, एक रहम करें उन पे कि उनको इसकी आदत ना लगने दें। इसी तरह चाय की आदत ना लगने दें। आप खाली पेट पे आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं, आप जो चाय पी रहे होते हैं, मैदा आपका जो है तेज़ाब वैसे ही बना रहा है, उस पर आप चाय डाल रहे हैं, उस पर आप कोल्ड ड्रिंक डाल रहे हैं। जस्ट इमेजिन दैट, क्या करेगा वो आपका हशर, आपके शुगर, आपके ट्रंकल ओबेसिटी यहाँ का मोटापा होता है, कमर के साइड का, पेट का मोटापा, और ये आपका शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, सब चीज़ें आपकी सब चीज़ें होंगी आपका ख़राब, और आप जो है बिल्कुल जो आप किडनीज की ख़राब होंगी, और आप जो है आपकी लाइफ जो 10 ईयर्स कम हो जाएगी। शुड बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग कोल्ड एंड फ्लू। जो मैं आपसे ब्रेक में बात कर रहा था, तो कोल्ड एंड फ्लू ऐसी चीज़ है जिसमें हमारे यहाँ बच्चों को ये दिया जा रहा है कि भाई कफ सिरप दे दिए जाते हैं उठा के, और बहुत सारी चीज़ें दे दी जाती है एंटीबायोटिक। मोस्टली इन्फ्लुएंजा जो है वो वायरल है, और वो जो है अपना टाइम लेता है 7 डेज़ का, और ठीक हो जाता है। तो वाई वी आर गिविंग एंटीबायोटिक, हम एंटीबायोटिक क्यों दे रहे हैं? और एक और बात मैं बताऊं, 6 साल से कम उम्र बच्चों के लिए तो FDA अप्रूव्ड कफ सिरप्स है ही नहीं। तो हम बच्चों को कफ सिरप्स, 1-1 साल के बच्चे, 9 महीने के बच्चों को कफ सिरप दे रहे होते हैं। पैराडोल का सिरप दे दो, ब्रोफिन का सिरप दे दो, इस तरह के सिरप बड़े कॉमन है। हमारी समझिए कि बचपन से हिस्ट्री चल रही है कि अगर अब हमारी जो नस्लें हैं, या हम जो अभी हमारे माँ बाप जो हमें पिलाते हुए आए हैं, उसके बाद फिर हमारी नस्लें जो होंगी, तो हम भी उनसे सीख कर यही कहेंगे कि भाई हमें क्या ज़रूरत है डॉक्टर की जाने की, हमारी अम्मा तो पैराडोल पिला देती थी। अगर बच्चे को ज़रा सा बुखार हो जाए, 6 महीने का बच्चा है, उसको बुखार हो जाए, या ब्रोफिन पिला दो 1 स्पून, उससे काफ़ी हद तक बेटर हो जाएगा। या फिर वो ड्रॉप्स आते हैं वो दे दो मुंह में। चलो पैराडोल ड्रॉप तो कहीं भी जस्टिफाई हो रहे हैं, लेकिन बाकी चीज़ों के बारे में बोलूँगा डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल, चाहे वो ब्रोफिन हो, चाहे वो कफ सिरप्स हो, चाहे वो एंटीबायोटिक। कफ सिरप्स तो मैं मशवरा मेरा ये होगा तमाम डॉक्टर साहब आपको भी कि अवॉइड किया करें। लेट द पेशेंट गेट वेल इटसेल्फ सून, खुद, और जो है पेशेंट को खुद ठीक होने दें, रादर कि पेशेंट की बॉडी को फाइट तो करने दें। आप पेशेंट को कफ सिरप्स दे के बस सिर्फ कि उसकी खांसी वक्ती तौर पे रुक जाएगी, आप उसको क्या कफ सप्रेस कर रहे हैं बस, तो इसको लेट इट बी। बच्चे को खुद आप नेजल ड्रॉप नॉर्मल स्लैंग के दें, पैराडोल दें, एंटी एलर्जिक मैक्सिमम ऐड कर दें आप, ये चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन ये जो मैं बहुत खिलाफ हूँ एंटीबायोटिक्स के यूज़ के, और वायरल फीवर्स के लिए खास तौर पे। इस तरह बड़े जो होते हैं कोल्ड एंड फ्लू जो हम लोगों को हो रहा होता है, तो हम लोग एंटीबायोटिक फ़ौरन जल्दी से भाई प्रोग्राम करना है, जैसे आप है, अगर आपको हो रहा है, मुझे हो रहा है, मुझे पेशेंट देखने, अरे नहीं, हाँ हार्ड के ले नहीं, लॉजेंजेस ले लें आप, गरारे कर लें, ये चीज़ें आ गई हैं, बहुत जी सारी बिल्कुल बिल्कुल, हम आप गो थ्रू कर सकते हैं जी बिल्कुल। और हम लेट हमारी प्रोटीन इनटेक हो, मिल्क और एग का अगर ज़्यादा अच्छा है तो हमारी बॉडी इतनी अच्छा फाइट करेगी कि हमें कोई ज़रूरत नहीं। मिल्क से तो लोग बहुत भागते हैं, चाय दे दो उनको, वो चाय दे दो, क्योंकि आप दिन में आप 8 कप भी एक इंसान को चाय पिला देंगे तो उसके लिए एक नशा है, मुझे चाय दे दो, बस मेरे सर में दर्द हो रहा है। आजकल तो ये भी बड़ा कॉन्सेप्ट, सर में दर्द हो रहा है चाय बना के दे दो। चाय के ताल्लुक सर के दर्द का कैसे है, मुझे ये कैफीन है एक्चुअली, तो वो हमें तो इसलिए वो, हाँ जी, फिर आपका नशा है, नशा है, एग्जैक्टली, आपके सर में दर्द हो रहा है। तो लोग इस चीज को समझ नहीं पाते। एक घर आना ऐसा भी है जहाँ पर 10-10 टाइम भी चाय बन रही है, यानी हर 1 घंटे बाद भी लोग चाय का कप मांग रहे हैं, और उनको चाय बन रही है और वो पी रहे हैं।
और ये कितनी नुकसान देती है इनको पता ही नहीं, अच्छा, एक कल्चर जो हमारे यहाँ बहुत एग्जिस्ट करता ही नहीं है वो ये कि दूध हम समझते हैं कि सिर्फ बच्चों के लिए है। बच्चों के लिए। हम मतलब बड़े हो बड़ों से पिया नहीं जाता। बड़ों से पिया नहीं जाता। हाँ, वो कहते हैं अब हम बड़े हो गए, बड़े हो अब हमसे दूध नहीं पिया जाएगा। अरे आप उसमें ओवल्टीन डाल लीजिए, आप माइलो डाल लीजिए, बहुत आप सारी कुछ भी चीजें डाल लीजिए, लेकिन आपको दूध अंदर जाना चाहिए। मिल्क इनटेक इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन, 1 ग्लास ऑफ मिल्क एट लीस्ट एंड 2 एग वाइट। लेकिन शर्त ये है कि मिल्क भी खालिस होना खालिस चाहिए, होना कि पानी वाला चाहिए। नहीं वो होना चाहिए, एक्चुअली हाँ। हमें टेट्रा पैक को एडवोकेट करते हैं। टेट्रा पैक जो है Exactly. जी, ओपन मिल्क जो है वो सेफ। अच्छा, ये जो टेट्रा पैक यूज़ करते हैं या मेडिकल साइंसेज के अंदर लोग भी, मैंने देखा है डॉक्टर्स भी जो है उन लोगों को रिकमेंड करते हैं, पीडियाश्योर हो गया या इस तरह के मिल्क्स हो गए जो कि बॉक्सेस पैक होते हैं, उसमें आप लोग रिकमेंड करते हैं कि जो जिनकी आयरन की कमी हो या बॉडी के अंदर उनकी डेफिशिएंसी हो रही हो, तो आप लोग उसको रिकमेंड करते हैं कि आप ये पी सकते हैं, यानी अर्ली एजेस के ऊपर आप लोग ये रिकमेंड करते हैं, बच्चों को भी रिकमेंड करते हैं इस तरह की चीज़ें। लेकिन टेट्रा पैक के ऊपर जो कॉन्सेप्ट होता है उसको किस तरीके से देखते हैं? मैं बताऊं, मैं ज़ाती तौर पे अपना बताऊं, मैं समझता हूं कि कोई भी जेन्युइन डॉक्टर इस तरह का नहीं करेगा कि वो पीडियाश्योर या कोई भी ऐसा इंश्योर या जो भी चीज़ें हैं, अनटिल अनलेस के पेशेंट बेड रिडन है और पेशेंट बिल्कुल खा नहीं पा रहा, तो उस वक्त आप दे दें, वरना नेचुरल डाइट से ठीक करवाएं। बच्चे को नेचुरल चीज़ की आदत डालें। मैंने कभी किसी को नहीं लिख के दिया ये सप्लीमेंट्स, कभी भी नहीं लिख के दिए किसी को भी। इसी तरीके से और जो है टेट्रा पैक की जहाँ तक बात है, तो दूध तो चाहिए। दूध हम खुला भैंस का दूध लें या गाय का दूध या पाउडर मिल्क। तो पाउडर मिल्क या तो ये टेट्रा पैक इज सेफेस्ट, क्योंकि जाहिर सी बात है इस पे हमें ज़्यादा एतबार है क्योंकि उसकी हाइजीन के बाद, क्योंकि उसकी रिसर्च स्टडीज इतनी आ चुकी हैं कि जब आप जो दूध खुला दूध है उस पर हर बैक्टीरिया वायरस मौजूद है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो वो प्रूवन है उसकी कि इतनी ज़्यादा चीज़ें उसमें आलूदा है वो, तो हम उसको कैसे एडवोकेट कर सकते हैं कि आप वो दें। तो जाहिर सी बात है टेट्रा पैक इज द ओनली ऑप्शन वी हैव, कि जो हमें लगता है कंपैरेटिवली बाकी सबसे बेहतरीन ऑप्शन है हमारे पास। तो इसलिए बाकी जो सप्लीमेंट्स हैं ऑफ कोर्स दे आर गुड फॉर दोज हु आर क्रिटिकली इल, जो कि ज़रूरत है एक्स्ट्रा नरिशमेंट की, जो खा नहीं सकते। लेकिन जब आप नॉर्मल हैं, सिर्फ कमज़ोर हैं, नॉर्मली बच्चा नहीं खाता नहीं है, तो नहीं, उस वक्त ये नहीं, उस वक्त आप खाने की आदत डालो। जी बिल्कुल। अच्छा, आपने जैसे सप्लीमेंट्स की बात की, आजकल हर दूसरा शख्स जो है कैल्सी पी रहा है, चाहे वो टेस्ट के लिए हो, चाहे वो अपनी जो है ना, कहते हैं कि हमें बॉडी में तकलीफ है या हमारे अंदर डेफिशिएंसीज हैं, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, तो कैल्सी का इस्तेमाल नहीं, आई थिंक नहीं, इट्स नॉट गुड, इट्स इररिस्पांसिबल ऑन आवर पार्ट कि हम हर एक, जी बिल्कुल नुकसान दे, मैदे को भी नुकसान दे, कि बोन की डिपोजिशन जो वो है, जो कैल्शियम की एक्स्ट्रा डिपोजिशन जहाँ जहाँ नहीं होनी चाहिए उनको भी कर सकती है वो चीज़ें इस तरीके से। तो इसकी ये बॉडी मेटाबॉलिज्म में इफेक्ट डालेगी। तो आप जितनी ज़रूरत है, डॉक्टर ने जितने दिन के लिए बोला है, अच्छा हर एक को यहाँ कैल्शियम डिफिशिएंसी से तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना। कैल्शियम मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, कहेंगे हमारे बोन्स पे तकलीफ हो रही है, कैल्सी दे दो हमें, हम कैल्सी पियेंगे। या चक्कर आ रहे होंगे, जरा से चक्कर आ रहे होंगे, या कहीं चलें ठीक है, थोड़ी सी अपने अंदर एनर्जी कम महसूस कर रहे होंगे, या बाजू का लोड होता है काम का, या फिर खाना नहीं खाया होता, नाश्ता नहीं किया होता, लोगों को चक्कर आ रहे होते हैं, कैल्सी दे दो, हम कैल्सी पी लेंगे। खाली पेट कैल्सी पी सकते हैं? नहीं, वी शुड बी अवॉइडिंग कैल्शियम। जो है मैं समझता हूँ कि ये इसकी हम खुद सेल्फ डायग्नोस कर लेते हैं कैल्शियम की कमी, ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर के मशवरे से कैल्शियम, विटामिन डी, इनकी टॉक्सिसिटी भी खतरनाक होती है। मैं यही बता रहा हूँ, इनकी कैल्शियम की टॉक्सिसिटी भी खतरनाक, ज़्यादा होना भी नुकसानदेह है, विटामिन डी का नुकसान ज़्यादा होना भी नुकसानदेह है। तो हमें इसलिए ख़ास मिकदार में ही लेना चाहिए चीज़ों को। इसी तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ख़वातीन के हवाले से मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से पेश करना चाहूँगा कि जो उनके मेनोपॉज की तरफ जारी होती है 45 to 55 ईयर्स की, तो उस वक्त बहुत सारे सिम्टम्स उनको ऐसे होते हैं जिनको उनको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें वो उनके नेचुरल हार्मोनल इम्बैलेंस है, वो हार्मोन्स की वजह से होगा। तो उसको डॉक्टर की सुपरविजन में, लेकिन अननेसेसरी ट्रीटमेंट, अननेसेसरी चीज़ें ना लेने की कोशिश करें, ना अपने आप को ये समझे कि मुझ पे आज सेव हो गया है। बिकॉज देयर वर हैड बीन पेशेंट्स कमिंग टू मी, उनको लगता था कि उन पे कोई किसी ने जादू टोना करवा दिया है, और वो उनके सिंपल वो फेजेस, फ्लेयर्स थे, वो उनके जो मेनोपॉज के जो आते हैं, भी पढ़ने तो उस पे भी आ जाते हैं कि हमें जादू, उनको मिर्गी नहीं है, उनको जादू हो गया है। तो ये चीज़ का बड़ा ध्यान रखना होता है कि पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, साथ रूहानी इलाज और इन सब चीज़ों को अगर आप बिलीव रखते हैं, और दुआएं तो हम सब मानते हैं ऑफ कोर्स, तो आप वो करें, विर्द भी करें और जिक्र अज़कार हम सब, मैं भी करता हूँ इनफैक्ट। लेकिन आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएंगे कि कोई बीमारी एक हकीकत है और उसका इलाज करना चाहिए। और बिल्कुल सिम्टम्स आपके पकड़े जाएंगे तो ही उस बीमारी का इलाज होगा, क्योंकि ट्रीटमेंट वैसे नहीं हो सकती जब तक आपके सिम्टम्स जो है वो डायग्नोस नहीं हो जाएंगे। बीमारी जब पूरी तरह से डायग्नोस हो जाएगी, उसके बाद आपको उसी के हिसाब से मेडिकेशन दी जाएगी जो कि आपने लेनी है। अच्छा, लास्ट क्या मैसेज देना चाहेंगे डॉक्टर हसन? जिस तरीके से हमने देखा कि हमारी रोज़मर्रा की जो लोग हैं वो मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन की तरफ अब ज़्यादा रुझान हो चुका है, इस पर क्या लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी
आप करें, मेडिकेशन लें, डॉक्टर के मशवरे से लें, फार्मासिस्ट के मशवरे से ना लें। आपके कोई दोस्त अहबाब में डॉक्टर मैसेज पे पूछ लें, आप नहीं विजिट कर सकते। कैंप्स लगे होते हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर्स बहुत बेहतरीन होते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जब मैंने खुद काम किया है सिविल अस्पताल में, तो बहुत अच्छे, मतलब उधर रश बहुत होता है, लेकिन पेशेंट को ट्रीटमेंट अच्छे से अच्छा किया जाता है। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप उधर जाएं, बहुत सारे आजकल चैरिटी क्लिनिक्स होते हैं, एनजीओ बेस्ड क्लिनिक्स होते हैं, उधर जाएं, उधर से आप इलाज कराएं, लेकिन डॉक्टर के मशवरे के बिना। और डॉक्टर अगर आपको प्रॉपर टाइम नहीं दे रहा तो आप उससे जिद करें कि मुझे आप टाइम दें, मेरी बात सुन लें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पेशेंट का बर्डन इतना होता है, रश इतना होता है, 100 पेशेंट बाहर वेट कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं जल्दी जल्दी निपटाएं। तो आप पेशेंट को एटलीस्ट अपनी दवाइयों के पर्चा, अपनी दवाइयाँ दिखा दें कि मैं ये खा रहा हूँ और ये कंप्लेन है, अब आप मुझे बता दें एटलीस्ट, ताकि डॉक्टर कम से कम वक्त में ज़्यादा आउटपुट दे सके आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है कि कराची में बहुत आलूदगी है, इस वक्त सड़कें बन रही हैं, हर जगह आलूदगी है, तो मास्क का इस्तेमाल, भले कोविड हो या ना हो, मास्क का इस्तेमाल जरूर कीजिए। जी बिल्कुल यही है, मास्क का इस्तेमाल लाजमी है, क्योंकि जिस तरह की आलूदा हवाएं, और हम बार बार कह रहे होते हैं कि आलूदा हवाओं से बचने के लिए, और जिस तरह की डस्ट पॉल्यूशन इस वक्त कराची के अंदर मौजूद है, उसके लिए मास्क आप लोग लाजमी वेयर करें। मास्क से आप लोग बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। एक तो किसी को नज़ला जुकाम फ्लू है, उससे भी आप बच सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली होता है आपके प्रोटेक्शन के लिए। और अगर आपका कोविड ख़त्म हो गया तो इट्स डजंट मीन दैट कि मास्क का काम ख़त्म हो गया। मास्क बल्कि आपको और भी दीगर चीज़ों से बचा सकती है। दूसरा जो प्रोग्राम का हमारा टॉपिक था, जो कि हमारा इशू था, वो यही था कि सेल्फ मेडिकेशन की तरफ ना जाएं। बार बार आपको यही हिदायत दी जा रही है, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर भी मकसद यही था बताने का कि जो लोग मेडिकल स्टोर पर जाकर मेडिकेशन ले लेते हैं और जो खुद से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, उनके लिए नुकसान देता है, और ये सारी चीज़ें नुकसान का बाइस बनती है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। डॉक्टर हसन, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के अंदर वक्त दिया। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।